संसद में जो बातें हम सुनना चाह रहे थे वो सुनाई नहीं दे रही। इंडिया गठबंधन ने हमारे उन मुद्दों को चुनाव का मुद्दा अपने लिए चुनाव के लिए बना लिया। अब हम उन पे इस बात के लिए प्रेशराइज करेंगे कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें पहले तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। यही तरीका है। आप देखें साउथ के अंदर आप देखेंगे ये है जो सामाजिक संगठन है उनका राजनीतिक दलों पर एक प्रेशर होता है, और वहीं आप उत्तर भारत में देखेंगे नेता की जो है इस तरीके से जी हुजूरी करते हैं, उनको मक्खन लगाने का काम करते हैं। नेता सही बोले गलत बोले तो हमारे मुद्दे कहाँ हैं और कौन बोलेगा? और आपके अडानी को हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार ठेका दे रही है बिजली की, तो आप अडानी कह के किसको बता रहे हैं? जाति जनगणना करवाने के लिए इतना दबाव बनाइए कि केंद्र की सरकार दबाव में आ जाए। और संविधान को लेकर चल रहे हैं तमाम ओबीसी के पोस्ट, या तो उनको एनएफएस किया जा रहा है या ईडब्ल्यूएस में परिवर्तित किया जा रहा है। कौन बोलेगा हमारी बात? पहली बार देखने में आ रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के संगठन एकजुट हो रहे हैं। साथ ही साथ अंधविश्वास, पाखंडवाद की तरफ जो समाज जा रहा है उसको कैसे बाहर निकालना है उस पर भी चर्चा हो रही है। जो बातें आप वहाँ नहीं बोल रहे हैं, हमारे नीरज भाई पटेल बोलेंगे, हमारे नवीन भाई बोलेंगे, हमारे लक्ष्मण बोलेंगे। ये बात संसद तक पहुँचाने का एक प्रयास था और वो प्रयास सफल। जो तानाशाही थी भाजपा की उसे निजात दिलाने के लिए इनका समर्थन करना था। लेकिन अब हम पूछेंगे हिमाचल में जाति जनगणना कब होगी? केवल संविधान की कॉपी दिखाने से काम नहीं चलेगा कि कॉपी लहरा देंगे एनएफएस पर आप शांत रहोगे। हकमारी होगी तो उस पर आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो हम आपको घेरेंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। विपक्ष जिन मुद्दों के दम पर आज सदन में दहाड़ने की कंडीशन में पहुंचा है, दहाड़ पा रहा है या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन दहाड़ने की पोजीशन में जरूर पहुंचा है। सदन में वो मुद्दे उतनी प्रमुखता से भले ही ना उठते हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस बहुजन सदन में वो मुद्दे पुरजोर तरीके से उठे और इन मुद्दों को संजो करके उठवाने वाले शख्स का नाम है डॉक्टर सूरज मंडल जी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने की साथ ही साथ एक बड़ी लेगेसी आपके साथ है, यानी कि मंडल मसीहा बीपी मंडल जी के पौत्र भी हैं। आज का जो कार्यक्रम रखा दिल्ली में आपने, तमाम सामाजिक संगठनों को, देश भर के बुद्धिजीवियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, क्या मकसद था? संसद में जो बातें हम सुनना चाह रहे थे वो सुनाई नहीं दे रही। हम सुनना चाह रहे थे कि नीट पर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, एक एक छात्र का भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ, कोई नहीं बोलने वाला है। उसके बाद यूपीएससी में जिसको होली काओ उसको कोई छू नहीं सकता है, कौन जा रहा है पैसे के बल पर, और चेयरमैन इस्तीफा दे रहा है, क्यों इस्तीफा दे रहा है? उसके बाद अग्निवीर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का परसों का जो उनका स्टेट ऑर्डर है, तो ये पूरा देश बिका हुआ। आरएसएस के लोग सरकारी कर्मचारी उनके बन सकते हैं आरएसएस में, तो कौन उनका विरोध करेगा? और ये विरोध जो है स्वर में भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो सड़कों पर क्या सुनाई दे रहा है वो हम लोग को लग रहा था। तो आज बजट सत्र से इसको कोइंसाइड करके जो बातें आप वहाँ नहीं बोल रहे हैं, हमारे नीरज भाई पटेल बोलेंगे, हमारे नवीन भाई बोलेंगे, हमारे लक्ष्मण बोलेंगे। ये बात संसद तक पहुँचाने का एक प्रयास था और वो प्रयास सफल रहा। ये बात मानते हैं आप कि जितनी पुरजोर तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने आवाज बुलंद की, उन मुद्दों पर उतनी प्रमुखता और उतनी तीव्रता के साथ सदन में नहीं दिखाई दी? देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल जी के साथ हम लोग थे, उनके एडवाइजर्स के रूप में, उनके न्याय यात्रा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उनके पहले स्पीच में उस न्याय की एक शब्द भी नहीं झलक के आई। सामाजिक न्याय तो दूर की बात है। तो हमारे मुद्दे कहाँ हैं और कौन बोलेगा? और आपके अडानी को हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार ठेका दे रही है बिजली की, तो आप अडानी कह के किसको बता रहे हैं? और संविधान को लेकर चल रहे हैं तमाम ओबीसी के पोस्ट, या तो उनको एनएफएस किया जा रहा है या ईडब्ल्यूएस में परिवर्तित किया जा रहा है। कौन बोलेगा हमारी बात? तो हमें तो बड़ी थोड़ा निराशा हुई। तो ये आपके सामने हम रख रहे हैं। बुद्धिजीवी का जो वास्तविक काम होता है कि जहां पर जरूरत थी सहयोग भी किया विपक्ष को, लेकिन विपक्ष उस तरीके से काम करता नहीं दिखाई देगा तो आलोचना भी करेंगे। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। आज विभिन्न पार्टियों के सांसद भी आए,
राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे जागरूक यहाँ के दिल्ली के विधायक लोग भी आए। क्या लगता है कि इस सदन में, आपके जो बहुजन सदन में चर्चा हुई है, इसका इम्पैक्ट उस सदन में दिखाई देगा? देखिए, आज यहाँ युवा भी थे, सबसे बड़ी बात है। और कल जो वो आपस में जो प्रचार किए हैं वो हमारे इन अन्य मुद्दों पर नहीं आए हैं। उनका कहना था कि नीट में क्यों नहीं विरोध हो रहा है और यूपीएससी में इतनी बड़ी धांधली पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ रही। तो सब अपने अपने मुद्दे ढूंढ रहे हैं। हमारी सभा से उनको भी लग रहा है कि उनकी भी जो चिंता है उसको एक आवाज़ मिल रही है। तो जाहिर है कि ये जो बहुजन सभा है वो अपने मकसद में कामयाब रही है। मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। आपका परिचय विधायक के तौर पर कराना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक मिशनरी योद्धा के तौर पर, मिशन जय भीम के संयोजक के तौर पर आपको हमेशा देखता हूं। अभी सूरज मंडल जी ने एक बात कही कि विपक्ष जितनी तीव्रता के साथ मुद्दों को उठाया था इलेक्शन से पहले, सदन में वो तीव्रता नहीं दिखाई दे रही। इसी वजह से हमें इस तरह के तमाम छोटे छोटे सदनों का आयोजन करके उन तक बात पहुंचानी पड़ रही है। देखिए, जैसा मैं अपने स्पीच में भी बोल रहा था, जैसा राजा वैसी प्रजा, वो कहावत पुरानी हो गई, अब हो गई जैसी प्रजा वैसा राजा। जितनी ज़्यादा ताकत सड़कों पर हमारे बहुजन समाज के लोग लड़ने में, अपने मुद्दों को उठाने में लगाएंगे, उतनी ही ताकत से हमारे सांसद या विपक्ष के लोग संसद के अंदर हमारे मुद्दों को उठाने में लगाएंगे। और जितने अपने मुद्दों पर हम चुप्पी बरतेंगे, उतने ही संसद के अंदर सांसद जो विपक्ष के अंदर हैं वो वहाँ पर वो भी हमारे मुद्दों पर चुप्पी बरतेंगे। तो हमने तय किया है कि हम सामाजिक मुद्दों को, जिनको लेके चुनाव हुआ, क्योंकि हम लोग उस पर लगातार हैमर कर रहे थे, उन मुद्दों को लगातार उठा रहे थे, और विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने हमारे उन मुद्दों को चुनाव का मुद्दा अपने लिए, चुनाव के लिए बना लिया। अब हम उन पे इस बात के लिए प्रेशराइज करेंगे कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें, पहले तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसको करो ताकि आपको भरोसा बने। और साथ ही साथ संसद के अंदर लगातार आप केंद्र सरकार को उन मुद्दों पे घेरो। जाति जनगणना करवाने के लिए इतना दबाव बनाइए कि केंद्र की सरकार दबाव में आ जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। उसी से तो पता चलेगा कि एजुकेशन में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की या सभी समाज की क्या स्थिति है, और संसाधनों में, व्यापार में, हर जगह हमारे इन सब वर्गों की क्या हिस्सेदारी है। तो जब तक ये तय ना हो जाए कि उन जनसंख्या उनकी कितनी है, उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी कितनी है, तब और उनको रिसोर्सेज में क्या हिस्सा मिला, तब तक सरकार उनके हित के लिए योजनाएं कैसे बनाएगी। यहाँ तक कि एक जजमेंट था एम नागराज का, जो प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, उसमें खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन एफिशिएंसी ना गिरे, और लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए। अब सरकारों के पास डाटा ही नहीं है, कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, तो फिर उनको रिजर्वेशन पॉलिसी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। उनकी नीयत ठीक करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, और विपक्ष के सांसद वहाँ हमारे लिए लड़े, इसके लिए दबाव बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसका मतलब हम लोग जिस प्रेशर ग्रुप की तलाश में थे कि एक ग्रुप ऐसा बने जो इनके ऊपर चाबुक रखे, केवल इनकी तारीफ झूठी शान में कसीदे ना गढ़े, बल्कि ये बताता रहे समय समय पर कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो, ये ग्रुप। नहीं, मैं बेहद खुश हूँ कि पहली बार देखने में आ रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के संगठन एकजुट हो रहे हैं। एटलीस्ट मुद्दों पर एकजुटता बन रही है, और साथ ही साथ अंधविश्वास, पाखंडवाद की तरफ जो समाज जा रहा है उसको कैसे बाहर निकालना है, उस पर भी चर्चा हो रही है। ये दोनों सार्थक चर्चाएं, दोनों सार्थक रिजल्ट में कन्वर्ट होंगी। आप दोनों लोग दिल्ली से हैं, मतलब फिलहाल दिल्ली रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे एक साथी हैं, आप उत्तर प्रदेश से, सुल्तानपुर जिले से यहाँ तक चले आए। क्या लगता है कि जो दोनों, चूंकि दोनों लोग ऑर्गेनाइजर हैं, तो आप लोगों ने जो बात कही कि एक प्रेशर ग्रुप डेवलप हो रहा है, लग रहा है कि वो प्रेशर ग्रुप बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तरीका है। आप देखें साउथ के अंदर, आप देखेंगे ये है जो सामाजिक संगठन है, उनका राजनीतिक दलों पर एक प्रेशर होता है, इसलिए वहाँ डीएमके जैसे जो दल हैं वो सामाजिक न्याय के सवाल पर जो है एकजुट रहते हैं। और वहीं आप उत्तर भारत में देखेंगे, नेता की जो है इस तरीके से जी हुजूरी करते हैं, उनको मक्खन लगाने का काम करते हैं, नेता सही बोले गलत बोले। अब देखिए, अभी सूरज सर ने कहा, हम लोगों ने बैठ करके अभी चर्चा किया था लगभग 15 दिन पहले, कि भाई ठीक है, जो जरूरत थी भाजपा जैसे जो तानाशाही थी भाजपा की, उसे निजात दिलाने के लिए इनका समर्थन करना था। लेकिन अब हम पूछेंगे हिमाचल में जाति जनगणना कब होगी, हम पूछेंगे कर्नाटक में जाति जनगणना कब होगी, हम पूछेंगे कि जो है तेलंगाना में जाति जनगणना कब होगी। हमारा सवाल ये होगा, हमें भागीदारी कब मिलेगी।
नौकरियों में हिस्सेदारी कब मिलेगी? हमारा सवाल ये रहेगा। ऐसा नहीं कि चुनाव हमने आपको जिता दिया, आपसे बिना संसाधन के, बिना कुछ, अपना जितना भी संसाधन था, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो भी सामाजिक न्याय की समझ रखते हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ लगे रहे। लेकिन अब सवाल रहेगा, केवल संविधान की कॉपी दिखाने से काम नहीं चलेगा कि कॉपी लहरा देंगे, एनएफएस पर आप शांत रहोगे। ये नहीं चलेगा। अगर हकमारी होगी तो उस पर आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो हम आपको घेरेंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। यूपीएससी का स्कैम इस समय चर्चा में है, इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। उसमें ईडब्ल्यूएस में तमाम सारे खेल सामने आ रहे हैं। क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो दलित पिछड़े की आज बात कर रहे हैं? उस समय सदन में ईडब्ल्यूएस को लेकर हाथ उठाया था, यानी कि बिल का समर्थन किया था। वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के सांसद या उनकी पार्टियां, उन्होंने जो ईडब्ल्यूएस पे 10% का समर्थन किया था, वो सब दोषी है। आज झेलना पड़ रहा है, आज झेल रहे। देखिए जिसकी टोटल जनसंख्या 10% है, उसको आपने ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% तो वही दे दिया सीधा, और जनरल कैटेगरी के नाम पे बाकी का बचा वो भी सारा उन्होंने ले लिया। तो भैया आप कर क्या रहे हो? आपके अंदर दिमाग है या नहीं है? ये चलने वाला नहीं है। तो अब इस तरह के प्रेशर ग्रुप वाले प्रोग्राम लगातार दिल्ली में या आसपास देखे जाते हैं? ये लगातार चलेंगे, बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे, और इसको इतना बढ़ाएंगे कि ये सरकारें भी मजबूर हो जाएंगी इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, और विपक्ष को भी हम ऐसे जाने नहीं देंगे कि आप हमारे मुद्दों को मुद्दा बना के चुनाव लड़के जीत लें और उसके बाद चुप्पी साध दें। चुप्पी नहीं साधने देंगे। सूरज मंडल जी से अंतिम सवाल ले लेते हैं। आज के कार्यक्रम के बाद अब क्या नेक्स्ट क्या है? अगला यही कार्यक्रम लखनऊ में होगा, उसके बाद यही कार्यक्रम पटना में होगा, यही कार्यक्रम भोपाल में होगा, यही कार्यक्रम विजयवाड़ा में होगा, और यही कार्यक्रम हैदराबाद में होगा। और ये इसका आगाज़ ये होगा कि बिहार में जो आने वाले चुनाव में अगर इनके पास रणनीति नहीं है प्रशांत किशोर और भाजपा से मुकाबला करने के लिए, तो हमें लगता है कि कुछ राजनीतिक सोच को भी दिखाना पड़ेगा। नेशनल जनमत हमेशा जो कहता है कि तमाम सामाजिक संगठन जिनका एक ही काम था नेताओं और ब्यूरोक्रेसियों के चरणों में पड़े रहना, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप की तरह एक सामाजिक संगठन, तमाम संगठनों का एक समूह है, मिलकर के काम कर रहा है। ये कम से कम लोकतंत्र और बहुजन मतदाताओं के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। आप लखनऊ भी जाएंगे, देश के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे, मतलब विपक्ष अब ये ना माने कि हम चुनाव जीत गए या जितने भी सीटें आ गई हमारा काम खत्म हो गया। जितने वादे किए थे, जितने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था, ये सब आपसे उन मुद्दों पर सवाल भी पूछेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।